तो शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स, और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते। जामनगर में डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से कर दी है। ये डेटा सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं कि नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP प्लस समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। दरे मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया है। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। कंपनी की ये पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एंट्री को दर्शाती है। अंबानी ग्लोबल कंपनी एनवीडिया से AI सेमीकंडक्टर खरीद रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि हम वास्तव में सभी लोगों के लिए समृद्धि लाने और दुनिया में समानता लाने के लिए खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खुलने जा रहा है और यह AI की दिशा में एक नई क्रांति है। बीते साल मुकेश अंबानी ने RIL की 47 विन ATM में कहा था कि रिलायंस खुद को एक डीप टेक कंपनी में बदल रही है। उन्होंने AI को मानव जाति के विकास में एक परावर्तनकारी घटना बताया था। तो आप किन लोगों की बातें करती? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते। मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। PTI के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डल्टी लांटी धोई यहाँ पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन DC में जहां इनॉग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा तो वो भी JD वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया तो लॉ स्कूल में जब गया उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया हिज नेट वर्थ वाज 11 मिलियन डॉलर्स। उसका वालिद यहां PhD करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें,
और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन इसाकदार है ना, पर सर पता नहीं इसाकदार है सर। 77 years of experience of diplomacy। दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उसे आगे चलते हैं, चलें, ये तो डिप्लोमेसी सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़ें, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी, चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर, कल हुआ है? ये परसों की बात, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह। दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। हमारा जी वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे।